और अब बात प्रहार में इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि नोएडा से आ रही है। नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां लॉजिक्स मॉल में आग का कहर देखने को मिला है। लॉजिक्स मॉल में मौजूद एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी हुई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के लॉजिक्स मॉल में भीषण आग लगी है। एक कपड़े के शोरूम में आग लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए लॉजिक्स मॉल, जहां पर आप शॉपिंग करने जाते हैं, अगर आप नोएडा में रहते हैं तो इस लॉजिक्स मॉल से आप पूरी तरीके से परिचित होंगे। यहाँ एक कपड़े के शोरूम में आग लगी है, धुआं अंदर भर चुका है और अब देखिए शीशे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई है। शीशे तोड़कर अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं, यानी दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जो जानकारी शुरुआत में मिली है वो ये कि कपड़े के शोरूम में आग लगी, देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया है। धुआं मॉल के अंदर भर चुका है और अब अंदर घुसकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शीशा तोड़कर पानी डाला जा रहा है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग के कर्मचारी, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और ये दो तस्वीरें हैं। दोनों ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल मॉल के हालात क्या हैं। एक तस्वीर तो आप देख रहे हैं जहां अग्निशमन की गाड़ियां खड़ी हुई मिल रही हैं, यानी कि दमकल विभाग की गाड़ियां खड़ी हैं, और दूसरी तरफ जो मॉल का अंदर का एरिया है वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आग इतनी विकराल है। आग लगी है, अभी फायर ब्रिगेड आने वाली है, क्लोजिंग हो रखा है सब अभी। ये देखिए सब तरफ अफरा तफरी मच गई है, जबरदस्त आग है। लो ज्ञान भाई। तो एक कपड़े के शोरूम में आग लगी है और देखते ही देखते ये आग बढ़ी और धुआं पूरे मॉल में फैलने लगा। हालांकि गनीमत ये है कि ये अभी सुबह का वक्त है और बहुत ज्यादा लोग इतनी जल्दी मॉल में शॉपिंग करने के लिए पहुंचते नहीं हैं, तो मॉल में फिलहाल भीड़ तो नजर नहीं आ रही है। और अभी जो दुकान खुली हुई हैं, उनके जो दुकानदार हैं, जो सेल्समैन हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया, ये जानकारी दी गई कि एक शोरूम में आग लगी हुई है और आग का जो धुआं है वो पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले चुका है। अंदर की तस्वीर भी आपके सामने है, बाहर की तस्वीर भी आपके सामने है। बाहर की तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर धुआं भरा हुआ है इस आग की वजह से, और अंदर की जो तस्वीर रिलीज हुई है उन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग जो लगी हुई है कपड़े के शोरूम में वो फिलहाल बढ़ चुकी है और धुआं पूरे मॉल में फैल चुका है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो हालांकि मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जानकारी जो मिली है अभी तक वो ये कि कपड़े का शोरूम है जिसमें आग लगी है। जैसे ही आग की सूचना दमकल विभाग को मिलती है, फायर ब्रिगेड को मिलती है, वैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मॉल का परिसर आप देखिए, एक्सीलेटर्स आप देखिए, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा होगा। ये अंदर की वीडियो अंदर मौजूद लोगों की तरफ से रिलीज की गई है। अभी देखिए सुबह का वक्त है, धीरे धीरे करके मॉल के अंदर जो शोरूम है, जो दुकानें हैं, वो खुलना शुरू होती हैं। धीरे धीरे करके जो सेल्समैन हैं वो पहुंचना शुरू करते हैं और जैसे ही दुकानें खुलनी शुरू हुई वैसे ही ये जानकारी मिली और दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच गई। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं, अपडेट जानते हैं। विशाल बताइए सबसे पहले ताजा अपडेट, ये आग कितनी बड़ी है और इस पर कितना काबू पा लिया जा चुका है? बिल्कुल, देखिए प्राची, आपको बता दें कि नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के लॉजिक्स मॉल में आग लग गई। आग करीब आधा घंटा 40 मिनट पहले जो है वो लगी। मौके पर इस वक्त फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि आग मॉल में एक कपड़े के शोरूम में लगी है और उसी से धीरे धीरे फैलनी जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन इस वक्त मॉल में सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और इसके साथ साथ पूरे मॉल को खाली करवा दिया गया है। फायर विभाग की टीमें हैं वो आग बुझाने में लगातार जुटी हुई हैं। लगातार वहाँ सीएफओ भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ पुलिस महकमा के आला अधिकारी जो हैं वो भी मौके पर इस वक्त लॉजिक्स मॉल के बाहर मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। विशाल, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कपड़े का शोरूम जिसमें आग लगी है वो कौन से फ्लोर पर है और क्या ये आग सिर्फ एक शोरूम तक सीमित है या इसने अपनी चपेट में कई और दुकानों को भी लिया है?
देखिए, जो आग है वो एक इसी मॉल में एक कपड़े का शोरूम था उसमें लगी, और आग किस वजह से लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पूरे मॉल में जो है वो धुआं ही धुआं भरा हुआ है इस वक्त, और जो मॉल के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो वहां काम करने वाले स्टाफ मौजूद थे, उन सभी को सुरक्षित पुलिस ने बाहर निकाल लिया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जानने की ये भी कोशिश की जा रही है कि आग आखिर किस वजह से लगी, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन प्राची, आपको बता दें कि कपड़े के एक शोरूम में जो इसी मॉल में है उसमें पहले आग लगी, उसके बाद धीरे धीरे आग फैलनी शुरू हुई। हालांकि अभी आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, एक बार फिर तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, तस्वीर लॉजिक्स मॉल के अंदर और बाहर की आप देख रहे हैं। अंदर तो आपको धुआं नजर आ रहा होगा और बाहर आपको वो तैयारी या वो कोशिश नजर आ रही होगी जो दमकल विभाग के कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस आग पर जल्द से जल्द काबू किया जाए, ये फिलहाल प्राथमिकता है, और उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आग लगने के पीछे कारण क्या रहे हैं। लेकिन ये सुबह का वक्त है, सुबह सुबह मॉल खुलना शुरू होता है, दुकानें खुलनी शुरू होती हैं, शोरूम खुलने शुरू होते हैं, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में मॉल के अंदर लोग मौजूद नहीं थे। जितने कर्मचारी, वहां काम करने वाले लोग या अलग अलग शोरूम्स में रहने वाले जो सेल्समैन हैं, उनको बाहर निकाल लिया गया है, और प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। अभी तक ये भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कपड़े का जो शोरूम है ये कौन से फ्लोर पर है, और इस कपड़े के शोरूम ने कितने आसपास की जो दुकानें हैं उनको अपनी चपेट में लिया है। लेकिन जिस तरीके से धुआं आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग को लगे काफी वक्त हुआ होगा। आग धीरे धीरे फैली और उसके बाद आग ने बड़ा रूप ले लिया, भीषण रूप ले लिया। धुआं पूरे एरिया में है, इस पूरे मॉल परिसर में आपको नजर आ रहा है। अफरा तफरी मची, लेकिन तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, और सबसे पहले जो प्राथमिकता थी वो ये कि जान का नुकसान ना हो। अंदर जो लोग मौजूद थे उनको एक एक करके बाहर निकाल लिया गया है। राहत की बात यह है कि सभी को बाहर निकाल लिया गया है, और अब दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग जल्द से जल्द बुझे, यही प्राथमिकता फिलहाल दमकल विभाग के कर्मचारियों की है। विशाल, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें कि जैसे शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, और शीशों के अंदर घुसकर, ये जो शीशे लगे हुए हैं इनके अंदर घुसकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एरिया बड़ा हो सकता है जिसमें आग लगी है, और इसी आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए, ऐसी कोशिश फिलहाल दमकल विभाग के कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ नोएडा में आग का कहर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में बैक टू बैक ब्रिज हादसों से हड़कंप मचा हुआ है। 15 दिनों के भीतर 10 पुलों की जल समाधि हो चुकी है। छपरा और सीवान में एक के बाद एक 6 ब्रिज 24 घंटे के अंदर नदी में समा गए। कहीं ब्रिज का पिलर धंस गया, तो कहीं 40 साल पुराना ब्रिज कोलैप्स हो गया। बिहार में अभी बाढ़ का रौद्र रूप आने वाला है। उससे पहले ही पुल पुलिया के डैमेज होने से सियासी पारा भी हाई हो चुका है। आरजेडी और कांग्रेस सीधे नीतीश सरकार पर अटैक कर रही है। तेजस्वी हादसे के लिए डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला है। सारण और सिवान में एक दिन में 6 पुल कोलैप्स कर गए हैं। हादसे के बाद तुरंत जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद उन्होंने पीसी की और कहा कि छपरा और सिवान में जो 3 और 4 जुलाई को 6 पुल पुलिया ध्वस्त हुए, वो गंडकी और छाड़ी नदी में गाद निकालने से हुए हैं। लेकिन बिहार में एक के बाद एक गिर रहे पुलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में 15 दिनों के भीतर 10 पुल गिर चुके हैं। आइए आपको यह भी बताते हैं कि बिहार में अभी तक कितने हादसे हो चुके हैं। देखिए, पहला जो हादसा है वो छपरा नदी पर, जो छपरा में जो पुल बने हुए हैं, गंडकी नदी में पुल बह गया। 20 साल पहले ये पुल बना था। वहीं सिवान की अगर आप बात करेंगे तो नवतन ब्रिज जो है वो गिरा। 1998 में ये ब्रिज बनाया गया था। आप दूसरे हादसे की अगर आप बात करेंगे तो गंडक नदी में जो पुल बना हुआ था, ये छपरा का ही हादसा आपको बता रहे हैं, और ये पुल 40 साल पुराना था, जो कि बह गया, टूट गया, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। वहीं सिवान में जो दूसरा हादसा होता है वो ये कि पुल का जो पिलर है वो 2004 में बना था, ऐसी जानकारी मिल रही है, जो धंसा है। 5 साल में धड़ाम हो गया, यानी कि 5 साल में पूरी तरीके से धराशायी हो गया। 25 लाख की लागत से पुल बनाया गया था। भीखा बांध में पुल टूटा, 7 साल पहले इसे बनाया गया था। तो एक के बाद एक 10 पुल अभी तक बिहार में टूट चुके हैं, और इसने कई सवालों को जन्म दे दिया है कि आखिर क्या इनका रखरखाव नहीं किया जा रहा था, क्या ये नहीं देखा जा रहा था कि कहीं कोई मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। सवाल ये भी है कि इन पुल ढहने से अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार होता।
तेजस्वी ने अब कहा है कि सरकार 18 साल से जेडीयू चला रही है, लेकिन 18 महीने में उनके काम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है। एक बात समझने की आवश्यकता है कि सबसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार फूल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है फूलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही है जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। तो तेजस्वी यादव का एक एक सवाल चुभने वाला है और इस सवाल चुभने वाला इसीलिए है क्योंकि बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं, वो तस्वीरें पोल खोल रही हैं उन बड़े बड़े दावों की जो सरकारों की तरफ से किए जाते हैं। सवाल नीतीश सरकार से है कि इन पुल का रखरखाव क्यों नहीं किया गया, अगर ये पुल पुराने थे तो इनकी मरम्मत वक्त रहते क्यों नहीं करवाई गई, अगर इस पुल की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाता, जान माल का नुकसान होता तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार होता। अब देखिए कुछ तस्वीरें आपके सामने रखती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये हादसे क्यों सवालों का सबब बने हुए हैं। ये पुल आप देखिए, ये छपरा के सरैया पंचायत में गंडक नदी पर बना पुल है जो टूट गया है। कैसे धराशायी हुआ ये पुल और नदी में समा गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये पुल नहीं टूटा है, ये टूटी है वो उम्मीदें जो आम लोगों की सरकार से होती हैं, वो उम्मीदें टूटकर पानी में धराशायी हो गई। और इस पुल के धराशायी होने के साथ ही कई सवालों ने जन्म ले लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदारी है किसकी। अगर ये पुल एक के बाद एक बिहार में ढह रहे हैं, अगर ये पुल गिर रहे हैं, कहीं निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिर जाता है, कहीं कई साल पुराने पुल गिर जाते हैं, कहीं नव निर्माण जो हो रहा है वो गिर जाता है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस पर क्या कार्रवाई होगी। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कैसे मिट्टी की तरह ये पुल ढह गया, कैसे मिट्टी की तरह ये पुल ढहकर पानी में बह गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरम्मत का शायद नामो निशान नहीं रहा होगा, शायद रखरखाव का कोई नामो निशान नहीं रहा होगा। जो बाकी हिस्सा भी आप पुल का देख रहे हैं उसे भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुल कितनी बुरी व्यवस्था में था या कितनी बुरी हालत में था। ये वो पुल है जो लोग इस्तेमाल करते हैं नदी को पार करने में, और नदी का बहाव आप देखिए कितना तेज है। ऐसे में अगर पुल धराशायी होते रहे बिहार में तो आखिर फिर आम जनता का क्या होगा, ये सवाल है जो पुल के गिरने से लगातार खड़े हो रहे हैं। एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं क्योंकि सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक एक करके 10 ऐसे पुल हैं जो बिहार में लगातार गिर रहे हैं। और इन पुल की हालत क्या है, इन ब्रिजेस की हालत क्या है, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए पिलर जिन पर ये पूरा का पूरा ब्रिज खड़ा है, वो पिलर जिन्हें मजबूत बनाने से ही पुल मजबूत होता है, उन पिलर की आप हालत देखिए, बीच में से क्रैक हो चुके हैं। और जब बीच में से पुल जो पिलर्स हैं वो क्रैक हो रहे हैं तो पुल का गिरना तो लाजमी ही है। आप देखिए यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है क्योंकि इन लोगों के लिए इस नदी को पार करने का एक जरिया ये पुल है। ये अगर ये पुल ऐसे गिरते रहेंगे, ये ब्रिज ऐसे गिरते रहेंगे तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो नीतीश सरकार से है। इतने सालों से सत्ता में है, इतने सालों से बिहार में शासन चला रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो इस सरकार की बहुत बड़ी चूक है।
सिवान में भी एक दिन में 3 पुल टूटकर गिर गए। पहला पुल सिकंदरपुर नौतन गांव में बनाया गया था। ये पुल 40 साल पुराना बताया गया। दूसरा पुल देवरिया गांव में था, ये भी 2004 में बना था। और तीसरा पुल तो सिर्फ 7 साल ही पुराना था, लेकिन वो भी बारिश के सीजन में टूटकर गिर गया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में मिट्टी की कटाई की वजह से हादसा हुआ है। इसे लेकर लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा अब सामने आ गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग जो आसपास के हैं वो बार बार शिकायत करते हैं, वो बार बार इस तरफ ध्यान देते हैं कि पुल गिर सकता है, कभी भी ढांचा गिर सकता है, लेकिन वक्त रहते ध्यान नहीं दिया जाता इन शिकायतों पर। नतीजा आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुल हादसों पर बयान दिया और कहा कि बरसात में भीषण बारिश से हालात पैदा हुए हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सख्त एक्शन की बात कही है। जल्दी ऐसे हादसों पर लगाम लगेगी। समाचार मिली है, हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफ़ी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जीतन राम मांझी के बयानों को देखकर तो यही समझा जा सकता है कि बरसात के आगे बेबस हो गई है वो सरकार जो बीते 18 सालों से बिहार में सत्ता चला रही है, शासन चला रही है। बेबस हो गए हैं मुख्यमंत्री, जिनकी आंखों के सामने बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने के हादसे पेश आ रहे हैं। बिहार में पुल हादसों पर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव सीधे सीधे डबल इंजन सरकार को हादसों का जिम्मेदार बता रहे हैं, जिस पर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। अशोक चौधरी ने कहा कि 18 महीने तक इस विभाग को तेजस्वी यादव ने कंट्रोल किया, वो मिनिस्टर थे, ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उन्होंने क्या किया। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। तो 20 दिन और 1.5 साल का हिसाब तो अशोक चौधरी मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि 18 महीनों से पहले भी जो सत्ता में थे वो नीतीश कुमार ही थे और उस वक्त भी डिपार्टमेंट उनकी सरकार के पास ही था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी के अटैक का जवाब दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि जो पुल गिर रहे हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जो आरजेडी के शासनकाल में बने थे। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। विजय जी, तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी आरजेडी लगातार आप लोगों पर सवाल उठा रही है, कह रही है लगातार पुल पुलिया गिर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन पूरी तथ्य के साथ करनी चाहिए। ये पुल पुलिया कोई आज का नहीं है, कोई पथ निर्माण विभाग का नहीं है, ग्रामीण कार्य विभाग का है। उसके मंत्री ये भी रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, तथ्य की जानकारी भी रहनी चाहिए। अब 1981-82 का पुल गिर रहा हो, 1992 का पुल गिर रहा हो, 2003-4 का पुल गिर रहा हो, उस समय कौन थे सरकार में? इन्हीं के माता पिता ने थे, कांग्रेस के लोग थे। लेकिन किसी की भी सरकार हो, आज एक्शन हो रहा है। इनके समय में एक्शन क्यों नहीं होता था? भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? आज हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के ये सारे पुल है, तो हमारे मंत्री, उन्होंने कमेटी गठित किया कार्रवाई। तो विजय सिन्हा का ये बयान बेमानी नजर आता है। अगर पिछली सरकारों में भी इन पुलों का निर्माण हुआ है तो रखरखाव की जिम्मेदारी क्या मौजूदा सरकार की नहीं है? क्या मौजूदा सरकार वक्त रहते इन पुल पुलिया का ऑडिट नहीं कराती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं? अब बिहार में पुल हादसे पर जबरदस्त सियासत चल रही है। एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष में आरजेडी जो सरकार को घेरने में जुटी है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि कुछ भी हो रहा है, नीतीश सरकार सीधे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाजपा जदयू की दलील सुनकर करके लोगों को हंसी आ रही है।
पुल अगर गिरेगा, बनते हुए पुल गिर जाए, पुल पर उद्घाटन के पहले गिर जाए, सबके लिए राजद दोषी है। भाजपा है घर में, जन्मोत्सव न मने तो उसके लिए भी राजद ही दोषी हो जाता है। कोई देश के अंदर में कोई राज्य नहीं है, बता दो एक राज्य जहां पर 10-10 पुल 10-12 दिन के अंदर में जल समाधि ले, और शासन चुपचाप हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा है। तो बिहार में पुल गिरने की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम्मेदारी पूरी सरकार की है और इस पर एक्शन जरूरी है। बिहार में पुल टूट रहे हैं तो देश के बाकी हिस्सों में भी जुलाई महीने में मानसूनी आफत से हालात विकट बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, यूपी और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल में भी जोरदार बारिश का अनुमान है। असम में इस वक्त हालात सबसे बुरे हैं। अब तक 55 लोगों की मौत की खबर है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 30 से ज्यादा जानवर डूब चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जलस्तर रौद्र रूप धारण किए हुए है। कश्मीर से मणिपुर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत लोकल रेस्क्यू टीमों को ग्राउंड पर उतारा गया है। बाढ़ बारिश से 20 राज्य प्रभावित हैं। आज 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में तेज बारिश होगी, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का भी खतरा होगा। आपको आइए एक एक करके तस्वीरें दिखा देती हूं। सबसे पहली तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो देहरादून की है। यहां रॉबर्ट्स केव के पास टापू पर 10 लड़के फंस गए। अचानक नदी में तेज उफान से हालत विकट हो गए। यहां घूमने आए सभी लड़के टापू पर फंस गए। चीख पुकार के बाद एसडीआरएफ और प्रशासन की मदद से रेस्क्यू चलाया गया। रस्सी के सहारे एक एक कर सभी को बाहर निकाला गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जबरदस्त बारिश हो रही है। रॉबर्ट्स केव में टूरिस्ट की संख्या रहती है, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से ये जो टूरिस्ट थे वो टापू पर फंस गए। फिर रस्सी के सहारे इन्हें निकाला गया। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से हालात कैसे बेकाबू हैं, तस्वीरें बता रही हैं। राजपुर रोड हो या इंदिरा मार्केट का इलाका, हालात सबसे ज्यादा डेंजर हैं। लगातार बारिश जारी है। पूरे उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। स्थानीय नदियां भी उफान पर हैं। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी भर चुका है। प्रशासन ने नदी नालों से सटे निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।